हैं जस्टिस संजीव खन्ना, अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने वाले हैं, वो हैं कौन, कहां से इनकी वकालत शुरू हुई, क्या इनकी करियर ट्रेजेक्टरी रही, कैसे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और इनका जुडिशरी में क्या योगदान रहा है, जानेंगे आज के वीडियो में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अगला नाम सुझाया है जस्टिस संजीव खन्ना का। और संजीव खन्ना साहब 11 नवंबर 2024 से लेकर के 13 मई 2025 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the president is pleased to appoint Shri Justice Sanjeev Khanna, judge of the Supreme Court, to be the Chief Justice of India with effect from 11th of November 2024. Now, let's have a very frank discussion. बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इनफैक्ट अभी अनफॉर्चुनेटली जब मैंने गूगल पर टाइप किया संजीव खन्ना उनकी फोटो निकालने के लिए, तो वहां पर द priority, the topmost Google search is Sanjeev Khanna BJP connection, Sanjeev Khanna political affiliation. For some reason, we believe that the chief justices, they do have a political inclination. Now, let's understand this. Any person will have some or the other kind of political inclination. They will be going to vote. अपना वोट तो वो डालेंगे ही, किसी ना किसी पार्टी को वो पसंद करेंगे ही, पर हमें ये भी चीज समझ करके चलनी चाहिए कि यदि वो उस सीट पर बैठे हैं तो उस सीट पर बैठकर वो सिर्फ जज हैं, वो किसी पार्टी के सगे नहीं हैं, वो किसी पार्टी को वोट डालने नहीं जा रहे हैं। उस सीट पर वो सिर्फ जज हैं, वो सिर्फ न्याय करने के लिए बैठे हैं। और ये चीज ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने टाइम एंड अगेन प्रूव भी करी है। कई जजमेंट्स इनके ऐसे दिखेंगे विच आर फेवरिंग द रूलिंग पार्टी, बट कई जजमेंट्स ऐसे हैं विच आर एक्सट्रीमली ऑपोजिट ऑफ व्हाट द रूलिंग पार्टी इज कंटेंडिंग। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी लेगेसी सबसे पहले समझते हैं कि ये अपने परिवार के पहले जज नहीं है, ये भी लॉयर्स एंड जुडिशियल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं। ही इज द नेफ्यू ऑफ ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जज रहे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे, पर एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में डिसेंटिंग ओपिनियन देने की वजह से इन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था और इनकी जगह जस्टिस एम.एच. बेग बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट, he is also the son of Justice Devraj Khanna, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। नाउ अब अगर आप बात करो कि यहां तो नेपोटिज्म है, यहां तो ये वाली दिक्कत है, तो देखिए, एक यदि मेरे पिताजी दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं तो वो मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकते, राइट? We have to understand that. अगर if my father is a judge in Delhi High Court, not even the Chief Justice of the Delhi High Court, he is the judge of the Delhi High Court, वो मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकते। बनाने के लिए, चीफ जस्टिस बनाने के लिए, you have to be somebody at a rather higher position, right? 1, 2, whenever we look at legal fraternity per se, legal fraternity requires a lot of patience, a lot of connections, and a lot of knowledge and exposure, जो कि आपको अपने सीनियर्स के थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू किसी ना किसी तरीके से मिलता है। आप देखेंगे कई सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं जो किसी प्रोमिनेंट एडवोकेट का चेंबर ज्वाइन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और वो एडवोकेट भी इन्हें उसी तरीके से आगे लेकर के जाता है। एंड सिमिलरली अगर आपकी फैमिली में जजेस हैं या फैमिली में एडवोकेट्स हैं तो वो आपको एक्सपोजर दे सकते हैं। दैट इज एन एडवांटेज दैट यू हैव, बट वो एडवांटेज होना काफी नहीं है, उसके साथ साथ आपको अपने आप को उस कसौटी पर बार बार खरा उतारना भी पड़ेगा। तो ये इन्होंने क्या किया, देखिए, इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से और सीएलसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये लॉ ग्रेजुएट हुए थे। उसके बाद दिल्ली बार काउंसिल में 1983 में इनका एनरोलमेंट हुआ था, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को कई सारे मैटर्स में एज एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल लॉ मैटर्स में रिप्रेजेंट किया था। नाउ सी, ये एक ऐसी पोस्ट है जहां दर्जनों लोग बनाए जाते हैं, राइट? हर साल
पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स गवर्नमेंट अपॉइंटीज भी होते हैं एंड एग्जामिनेशन दे करके आए हुए लोग भी होते हैं, राइट? हाई कोर्ट में भी लोग होते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी ये पोजीशंस होती हैं. So this is not a very distinct kind of position, but he did such an amazing job. इस पोजीशन पर होते हुए इन्होंने इतना अच्छा काम किया that eventually इन्हें सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जो इन्होंने लगभग 7 साल तक सर्व किया. ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के को रिप्रेजेंट करते रहे 7 साल तक एज अ सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल, एंड उसके बाद इन्हें दिल्ली का स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल लॉ मैटर्स देखने के लिए, राइट? सो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट के जितने सिविल मैटर्स आ रहे थे उसमें से कई मैटर्स इन्हें अलॉट होते थे. ये उन मैटर्स को लड़ते थे ऑन बिहाफ ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसकी तरफ से उन मैटर्स को आर्ग्यू करते थे. इनका जो प्रेजेंटेशन था, इनका जो एज एन एडवोकेट जिस तरीके से इनके आर्गुमेंट्स थे, सबमिशंस थे, जिस तरीके का इनका काम था, he was highly praised and recommended by several officers and then he was made the additional judge of the Delhi High Court on 25th of June 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पे नियुक्त हुए. फिर इन्हें परमानेंट कर दिया गया साल 2006 में, जिसके बाद साल 2019 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया, जिसमें जो कोलेजियम था वो जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा लीड किया गया था एंड श्री रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इन्हें नियुक्त किया था. 2019 में जब ये सुप्रीम कोर्ट जज बने उसके बाद इन्होंने कई सारे जजमेंट्स भी दिए. अब आप देखें, इन्होंने अपने करियर में 117 जजमेंट दिए, 117 जजमेंट, और 456 बेंचेस का हिस्सा रहे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? ऑथर्ड का मतलब होता है कि वो जजमेंट लिखा मैंने है, बाकियों ने उसमें कॉन्करिंग ओपिनियन हो सकता है दी हो, या फिर मैं अकेला जज था और मैंने दिया है. एंड देन अगर मैं 456 बेंचेस का हिस्सा हूं तो उन 456 बेंचेस के जो जजमेंट्स हैं उसमें मेरा भी योगदान है. इसके अलावा बहुत सारे केसेस तो ऐसे होंगे जो आज तक इन्होंने सुने जरूर हैं, उनका निराकरण नहीं हुआ होगा. He has been a part of these cases, thousands of cases in his career trajectory. Then पहला इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं. फर्स्ट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, AFDR या फिर ADR के नाम से इसको जाना जाता है. ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मतलब सही तरीके से डेमोक्रेसी बनी रहे किसी भी देश में, उसके लिए कई सारे रिट पिटिशंस, PILs वगैरह फाइल करने का काम करते हैं. ठीक है, इट्स मोर ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन होना चाहिए. देखिए, जब आप बटन दबाते हैं, ईवीएम का बटन दबाते हैं, तो एक स्लिप निकल करके आती है, वो स्लिप आप देख सकते हैं. उसके बाद जो भी डेटा है वो डेटा ट्रांसमिट होता है ना, उसी डेटा के बेसिस पे काउंटिंग होती है. इनका ये कहना था कि जितनी पर्चियां आ रही है ना, उन पर्चियों को गिनो, वो डेटा पे भरोसा मत करो, बिकॉज आप बटन कुछ दबा रहे हो, जा कहीं और रहा. दैट वाज देयर एलिगेशन. नाउ जस्टिस खन्ना ने कहा that he wished to put on record all the safeguards adopted by ECI to ensure free and fair elections. While putting down the feature of the EVMs, he stated that the current system ensures quick, error-free and mischief-free counting of votes. जस्टिस खन्ना का ये कहना था कि अगर हम इंडिविजुअली पर्चियां गिनने बैठेंगे, पहली चीज इसमें धांधली की संभावना ज्यादा है, कम नहीं, ज्यादा है. दूसरी चीज, यहां पर जितने सेफगार्ड्स हैं, ईवीएम्स को हैक नहीं किया जा सकता. इन ईवीएम्स को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था, इनकी फंक्शनिंग बाकायदा जजेस ने समझी थी, टेक्नीशियंस बुलाए गए थे जिन्होंने बताया था कि क्या क्या सेफगार्ड लगते हैं और किस तरीके से ईवीएम्स काम करती हैं, और उसके बेसिस पर फिर ये जजमेंट आया था कि भाई देखो, सबसे सही तरीका यही है, वीवीपैट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते. नेक्स्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अगेन, जैसा मैंने आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, इन्होंने एक और केस फाइल किया. ये 5 जज बेंच का एक जजमेंट था. इट्स अ 5 जज बेंच जजमेंट, जिसको डिलीवर किया था जस्टिस चंद्रचूड़ ने, लेकिन उसमें जस्टिस पार्टीवाला, जस्टिस गवई, मनोज मिश्रा सर एंड संजीव खन्ना सर, ये सभी लोग थे. क्वेश्चन वाज,
अनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब ये एक बहुत पेचीदा चीज थी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि दिस इज हेविली फेवरिंग द रूलिंग पार्टी। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो कह रहे थे क्यों, कांग्रेस ने भी तो इसका फायदा उठाया है। स्कीम जब सुप्रीम कोर्ट के सामने थी तो सवाल ये नहीं था कि किसने कितना फायदा उठाया, सवाल ये था ये स्कीम संवैधानिक है या नहीं, ये स्कीम क्या किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी पर कोई असर डालती है या नहीं। राइट नाउ द कोर्ट इन दिस केस यूनानिमसली, एक भी डिसेंडिंग नहीं, यूनानिमसली struck down the scheme of electoral bonds, ये कहते हुए it violates the rights enshrined under 19(1)(a) of the Constitution of India। उनका ये कहना था कि ये स्कीम बिल्कुल भी सही नहीं है and right to privacy of donors does not arise if donation is made through a banking channel, their identity is asymmetrically known to the person and officers of the bank from which the bond was परचेज। ये लोग कह रहे थे कि साहब अनोनिमस है, हमें नहीं पता किसने पैसे भेजे हैं, पर बैंक के थ्रू अगर कुछ हो रहा है तो अनोनिमस नहीं होता है, आपको पता चल सकता है कि किसने दिया है। और अगर आपको पता है कि इस फलाने व्यक्ति ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए हुए हैं तो मेरा इंक्लिनेशन इस आदमी की तरफ रहेगा, which would compromise the sanctity of the elections, which would compromise my policy making। मैं पॉलिसी बनाऊंगा तो मैं ये सोचूंगा ना यार इन लोगों ने इतना पैसा दिया, इनके फेवर की पॉलिसी बनाऊं, जनता का क्या है। मेक सेंस। इसलिए इस पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म करने का जो फैसला था उसमें बहुत बड़ा योगदान था जस्टिस संजीव खन्ना का भी। नेक्स्ट इज द इंटरप्ले बिटवीन आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट एंड इंडियन स्टैंप एक्ट। इन दोनों एक्ट्स के बीच में एक छोटा सा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन ये था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अगर स्टैम्प्ड नहीं है, ठीक है, या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जस्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प्ड नहीं है तो एनफोर्सिबल होगा या नहीं। ध्यान दीजिए 7 जज बेंच यहां पर बैठी थी एंड द इशू वाज वेदर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वुड बी अनएनफोर्सिबल एंड इनवैलिड इफ द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्टैम्प्ड। इसके ऊपर डिसीजन आना था। सेक्शन 35 ऑफ द स्टैम्प एक्ट इज अनएम्बिगुअस। ये कहते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो इनएडमिसिबल होगा, वॉइड नहीं होगा। डिफरेंस है इनएडमिसिबल एंड वॉइड के बीच। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है उसको क्योर भी किया जा सकता है। Objection as to stamping does not fall for determination under section 8 or 11 of the Arbitration Act and the court concerned must examine whether the arbitration agreement prima facie exists। इसमें बहुत सारे जजमेंट थे जिन्हें ओवर रूल किया गया था, बहुत सारे जजमेंट थे जिन्हें पार्शियली ओवर रूल किया गया था एंड फाइनली ये जजमेंट दिया गया था। नेक्स्ट इज शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट खुद शादी डिसॉल्व कर सकता है। इन विच केसेस वेयर देयर इज इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, साथ में नहीं रहते पति पत्नी, ऐसी स्थिति के साथ में रहेंगे भी नहीं तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी 142 के अंतर्गत कर सकता है। क्या है? Marriage can be dissolved on irretrievable breakdown by invoking powers under Article 142 of the Constitution of India। और ये सारी चीजें वहां पर हेल्ड की गई थी कि किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, कितने समय से पार्टीज साथ में रह रही हैं, कब आखिरी बार साथ में रहे हैं, नेचर ऑफ एलिगेशंस क्या हैं, ऑर्डर क्या पास किए गए हैं, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट क्या होगा उनकी पर्सनल रिलेशनशिप पर, कितनी बार डिस्प्यूट सेटल करने की कोशिश की गई है, राइट। क्या 6-7 साल से ऊपर टाइम हो चुका है जब ये सेपरेट रह रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये शादी अब नहीं टिकने वाली, राइट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस मैरिज एग्जिस्टिंग, तो अंडर आर्टिकल 142 द सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्टली कॉल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, 5 जजेस की बेंच है। सवाल यह था कि क्या चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है वो आरटीआई के अंतर्गत आएगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल आएगा साहब।
ये पहुंचे अपील में, बोला ऐसे कैसे आएगा, चीफ जस्टिस की बातें बता दें। चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है उसकी अपनी एक वैलिडिटी, सैंक्टिटी है, इंडिपेंडेंस है, हम उसको इसके अंतर्गत नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी तो है, independence of judiciary cannot be achieved only by denial of access to information. Information may well demand openness and transparency by furnishing the information, right? कोई भी जानकारी यदि किसी व्यक्ति को चाहिए चीफ जस्टिस ऑफिस से भी, वो भी दी जा सकती है, उसका इंडिपेंडेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिरी, हालांकि इनके जजमेंट्स और बहुत सारे, जैसे मैंने बोला 117 जजमेंट्स इन्होंने ऑथर किए हैं। सो अदर देन दैट, एक सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में से जो है वो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कहा है कि 370 वाज एन एलिमेंट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, नॉट सोवरेनिटी, एंड इट्स रिमूवल डज नॉट कॉम्प्रोमाइज इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। कोर्ट के निर्णय के हिसाब से प्रेमनाथ कौल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर ने अपनी सोवरेनिटी का कुछ पार्ट रिटेन कर रखा था। आर्टिकल 370 ने उसको रिकॉग्नाइज किया था बाय रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट। इसमें जस्टिस खन्ना का एक सेपरेट जजमेंट पूरा नहीं था, पर 3 पेज का एक कॉन्करिंग जजमेंट दिया हुआ था, जिसमें इन्होंने पूरी तरह समर्थन किया था कि आर्टिकल 370 रिमूव होना चाहिए। दैट वाज द लीगल पार्ट ऑफ इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज जुडिशरी गोल्ड अपग्रेड हो रहा है। दैट इज, हम पहले 10 स्टेट्स को टारगेट किया करते थे, नाउ इन जीजी 2.0 वी आर टारगेटिंग 14 स्टेट्स। इन सारे स्टेट्स को अब हम टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इन स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपना एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, दिस इज इट। डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, डू चेक दैट आउट। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर इट with all your legal fraternity friends, and don't forget to like this. Thank you so much. Have a great day.